नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास उपन्यास पर बात करने वाले हैं, मुंशी प्रेमचंद का गोदान। हाँ, नमस्कार। गोदान तो मतलब हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। बिल्कुल, हमारे पास इससे जुड़े कई सारे स्रोत हैं, कुछ आलोचनाएं हैं, अकादमिक विश्लेषण भी हैं। समीक्षाएं भी हैं काफी। हाँ, समीक्षाएं भी। तो कोशिश ये रहेगी कि इन सब से जो खास बातें हैं, जो निचोड़ है, वो सामने लाया जाए। ताकि कम समय में गोदान की दुनिया और उसका जो संदेश है वो समझा जा सके। सही कहा। आखिर क्या बात है इस उपन्यास में कि वो आज भी इतना इतना जरूरी लगता है? चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं कहानी के बिल्कुल दिल से, होरी से। हाँ, होरी। एक आम किसान है और उसका एक ही सपना है, एक अदद गाय पालने का। और वो गाय उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो इज्जत है, समाज में उसकी जगह का प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। तो गोदान असल में होरी और उसके परिवार के संघर्ष की ही कहानी है। ये उस जमाने के भारतीय गांवों की असलियत दिखाता है। कैसी असलियत? मतलब गरीबी। इसे सही कहा है, किसान जीवन का महाकाव्य। लेकिन ये सिर्फ गांव की कहानी तो नहीं है ना? इसमें शहर का भी जिक्र है। बिल्कुल है। प्रेमचंद हमें शहर की एक बिल्कुल अलग दुनिया भी दिखाते हैं। जैसे वहाँ मिस्टर खन्ना जैसे उद्योगपति हैं, मिल मालिक। अच्छा। डॉक्टर मालती हैं, जो पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली महिला है। हाँ। प्रोफेसर मेहता जैसे विचारक भी हैं। हाँ, तो ये गांव और शहर, इन दोनों दुनियाओं के बीच एक तरह का तनाव भी है और जुड़ाव भी है ना? हाँ, ये बहुत अहम है। एक तरफ गांव की वो सीधी सादी जिंदगी है और उसका शोषण है, तो दूसरी तरफ शहर की अपनी परेशानियां हैं, नए मौके भी हैं और अलग तरह के संघर्ष भी। और कुछ किरदार तो दोनों दुनियाओं को जोड़ते भी हैं, जैसे राय साहब या गोबर। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, किरदारों की बात चली है तो होरी तो काफी हद तक मतलब सहता जाता है चीजों को। हाँ, वो परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है ज्यादातर। लेकिन उसकी पत्नी धनिया, वो तो बिल्कुल अलग है। ओहो, धनिया, वो तो अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ी होने वाली हैं। कई स्रोतों में भी धनिया के इस मजबूत पक्ष को बहुत उभरा गया है। सही कहा। धनिया का किरदार असल में प्रेमचंद की जो प्रगतिशील सोच थी उसे दिखाता है। कैसे? देखिए, वो होरी के चुप रहने पर सवाल उठाती है, समाज क्या कहेगा इसकी परवाह किए बिना गोबर की विधवा प्रेमिका झुनिया को घर में पनाह दे देती है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। बहुत बड़ी। और पंचायत जब गलत फैसला सुनाती है तो उसका विरोध भी करती है। इसी तरह सीलिया है। हाँ, सीलिया, एक दलित स्त्री, उसका पंडित मातदीन से जो रिश्ता है वो उस वक्त की जाति व्यवस्था पर एक सीधी चोट है। सच कहूं तो एक समीक्षक ने लिखा भी है, ये औरतें उपन्यास की जान हैं। गांव के इस माहौल से निकलकर अगर शहर में जाएं तो मिस्टर खन्ना का किरदार वो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, खन्ना वो सिर्फ एक मिल मालिक या बैंकर नहीं है, वो जैसे बदलते हुए वक्त का प्रतीक है। कई स्रोत, खासकर वो जिन्होंने प्रेमचंद के आर्थिक यथार्थवाद पर लिखा है, वो खन्ना के जरिए पूंजीवाद और स्पेकुलेशन पर ध्यान दिलाते हैं। बिल्कुल सही। खन्ना बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है। वो दिखाते हैं कि कैसे वो पुरानी सामंती व्यवस्था, जिसके प्रतीक राय साहब जैसे जमींदार थे, वो कमजोर पड़ रही थी और उसकी जगह कौन ले रहा था? औद्योगिक पूंजीवाद और फाइनेंस कैपिटल। मतलब मिलें, बैंक। हाँ, मतलब अब जमीन से ज्यादा ताकत पैसे में, मिलों में, बैंकों में आ रही थी। प्रेमचंद ये दिखा रहे हैं कि खन्ना जैसे लोग पैसे के दम पर कैसे ताकतवर बन रहे हैं और मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। हाँ, मजदूरों का शोषण। मेहता बताते भी हैं कि मजदूर कैसे गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर हैं और खन्ना रिश्तों को भी मतलब मुनाफे के हिसाब से देखते हैं, चाहे वो दोस्त राय साहब हों, हाँ, या उनकी अपनी पत्नी गोविंदी हों। हाँ, उनका वो बाहर से अव्वल दर्जे का दिखना और अंदर का खोखलापन, ये पैसे की संस्कृति पर एक टिप्पणी है। खन्ना का वो बीमा बेचना, शुगर मिल के हिस्से खरीदना बेचना, बाजार के उतार चढ़ाव से परेशान होना, ये स्पेक्यूलेशन वाली बात तो आज भी बहुत मिलती जुलती लगती है, फाइनेंस वर्ल्ड, कॉर्पोरेट जगत, है ना? प्रेमचंद की दूरदृष्टि देखिए, कमाल की थी। उन्होंने दशकों पहले ये भांप लिया था कि अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है। खन्ना का ये जो सारा व्यवहार है, ये उस उभरती हुई जुआड़ी सभ्यता का संकेत था। मतलब एक ऐसा समाज जहां चीजें बनाने से ज्यादा पैसे से पैसा बनाने का खेल वो हावी हो रहा था। अच्छा, जुआड़ी सभ्यता। हाँ, कुछ आलोचक इसे महाजनी सभ्यता का ही नया बड़ा रूप कहते हैं। मतलब सूदखोरी और पैसे के दम पर चलने वाला समाज।
बस उसका दायरा अब गांव से निकलकर शहर और इंडस्ट्री तक पहुंच गया था। और वो अपने दोस्त राय साहब को भी इसमें खींचने की कोशिश करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे पैसे का ये खेल जो है वो इंसानी रिश्तों पर, मूल्यों पर भारी पड़ रहा था। और फिर शहर में डॉक्टर मालती और प्रोफेसर मेहता भी हैं। हाँ, वो भी अहम है। उनके बीच की जो बहसें हैं, प्रेम पर, सेवा पर, स्त्री पुरुष संबंधों पर, वो कहानी को एक अलग ही बौद्धिक स्तर देती हैं। सही कहा, मालती का किरदार खास है। वो शुरू में एक आधुनिक, थोड़ी बाहरी चमक दमक वाली महिला लगती है। हाँ। लेकिन जब वो गांव की सच्चाई देखती हैं तो उनमें एक बदलाव आता है, सेवा भाव की ओर मुड़ती हैं। ये दिखाता है कि शहर की जिंदगी में भी आत्म खोज हो सकती है। और मेहता, उनके विचार? मेहता के विचार आदर्शवादी हैं। हालांकि कभी कभी वो थोड़ी पारंपरिक बातें भी करते हैं, जैसे स्त्री को त्याग और सेवा की देवी मानना। हाँ। लेकिन उनकी बहसें सोचने पर मजबूर करती हैं। तो कुल मिलाकर देखें, गोदान सिर्फ एक किसान होरी की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस दौर के पूरे भारतीय समाज का एक महाकाव्य जैसा है। सही शब्द है, महाकाव्य, जिसमें गांव और शहर, परंपरा और आधुनिकता, शोषण और संघर्ष, मानवीय रिश्ते, आर्थिक बदलाव, सब कुछ है। सब कुछ बुना हुआ है। और जिस भाषा में लिखा गया है, सरल, असरदार, जिसमें हिंदी उर्दू ऐसे घुली मिली हैं। हाँ, भाषा बहुत सहज है। और जिस यथार्थ के साथ किरदारों को गढ़ा गया है, कोई सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं है। सब में कमजोरियां भी हैं, खूबियां भी हैं, जीते जागते इंसान लगते हैं। हाँ, यही बात इसे आज भी पाठकों से जोड़ती है, जैसा कई समीक्षाओं में भी कहा गया है। तो इसे पढ़ना सिर्फ एक कहानी पढ़ना नहीं है, ये अपने समाज को, अपने इतिहास को समझना है। बिल्कुल। प्रेमचंद ने समस्याओं को सामने रखा, शोषण की परतें उधेड़ी। हाँ। और अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ गए हमारे लिए। क्या? यही कि होरी की जो तबाही हुई, उसकी जो त्रासदी है, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन था? क्या सिर्फ वो पुरानी सामंती ताकतें, जमींदार, महाजन, या फिर मिस्टर खन्ना जैसे जो नए पूंजीवादी शिकारी उभर रहे थे? वो भी सोचने वाली बात है। और ये भी कि क्या आज के भारत में, जहां हम रोज किसानों की मुश्किलों की खबरें सुनते हैं, क्या होरी जैसे लोगों की हालत में वाकई कोई बुनियादी फर्क आया है? ये सचमुच एक गहरा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। इस बेहतरीन बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।